हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई गुरुकुल ज्ञान। जैसा कि हम पढ़ रहे थे भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जैसे लिखा है। और हमारा पार्ट 5 चल रहा था, जिसमें पार्ट हमने 2 कवर कर लिए। आज पार्ट हमारा 3rd है, जिसमें हम आगे पढ़ेंगे कि आखिरकार ये नई समस्याएं कौन कौन सी हमारे सामने आई हुई थी। आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से बाबर अकबर का भारतीयकरण की प्रक्रिया, अर्थात मुगल काल जो बाबर ने स्थापित भारत में किया था, जिसको हमने पहले कवर कर लिया था। अब यहाँ पर आगे की पढ़ेंगे, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो ये काल है, इनका भारतीयकरण कैसे हुआ, तो स्पेशली हम अकबर के बारे में पढ़ेंगे। अकबर भारत में मुगल खानदान का तीसरा शासक था। तीसरा का मतलब क्या, 2 पीढ़ी पहले थी, तीसरी पीढ़ी के शासक थे अकबर। कौन? अकबर। फिर भी साम्राज्य की बुनियाद उसी ने पक्की की। भले ही तीसरी पीढ़ी का था, लेकिन उसने साम्राज्य जो विस्तार किया, जो मजबूत किया, अगर देखा जाए तो वास्तविक जो साम्राज्य स्थापित किया वो अकबर ने ही किया। उसके बाबा ने दिल्ली के सिंहासन पर 1526 में विजय प्राप्त कर ली थी। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि पानीपत का प्रथम जो युद्ध था 1526 में बाबर ने लड़ा। बाबर के 4 युद्ध के बारे में, 1526, 1527, 1528, 1529, चारों हम पढ़ लिए। उसकी मैंने ट्रिक भी आपको बताई हुई थी। अब हम इसे आगे बढ़ते हैं। द्वितीय अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। तो यहाँ पर क्या है, भारत में आने के 4 वर्ष के भीतर ही बाबर की मृत्यु हो जाती है। लगातार 4 युद्ध बाबर ने लड़े, चारों ही विजित कर लिए। 1526 में पानीपत का, फिर 1527 में खानवा का, फिर 1528 में चंदेरी का, 1529 में घाघरा का। ट्रिक क्या बताई थी? बाबर ने 1526 में सबसे पहले पानी पिया, खाना खाया, फिर चाय पी और घर गया। ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी। चारों युद्ध बाबर के द्वारा जीत लिए गए। उसके बाद वो उसकी मृत्यु हो जाती है। उसका उत्तराधिकारी हुमायूं जो है राजगद्दी पर बैठता है, लेकिन उसने बहुत समय तक शासन नहीं किया। उसका अधिकतर समय युद्ध में रत रहा और आगरा में एक भव्य राजधानी बनाने में बीता। युद्ध के साथ साथ आगरा को उसने अपनी राजधानी बनाया। आगरा में बहुत ज्यादा काम किया। अब देखेंगे बहुत ज्यादा आगरा में, अगर आप हुमायूं का मकबरा, ताजमहल और ये लाल किला, आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी। यह काम उसने कस्तुनिया के एक सुप्रसिद्ध वास्तुशिल्पकार को बुलाकर कराया था। उसने जो बनाने वाला व्यक्ति था, एक तरीके से कारीगर कह सकते हो, ठीक है, उसको वो विदेश से लेकर आया था। कहाँ से लेकर? कस्तुनिया के लेकर आया था। बाबर का व्यक्तित्व तो बहुत ही आकर्षक था। वह नई जागृति का शहजादा था, बहादुर और साहसी, जो कला और साहित्य तथा अच्छे रहन सहन का शौकीन था। तो ये हम सब जानते हैं, कहीं ना कहीं हेरिडिटी का फर्क पड़ता है। आज अगर अकबर के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि अकबर बहुत ही व्यक्तित्व उसका अच्छा था, साहसी था, कला, वो कहीं ना कहीं हेरिडिटी बाबर के साथ, ठीक है, बाबर का जो एक है ना, वो भी प्लस अकबर के साथ बहुत ज्यादा अच्छे लोगों का संपर्क था। लेकिन उससे पहले हम बाबर के बारे में देख रहे हैं कि बाबर बहुत ही आकर्षक था। आकर्षक मतलब क्या हो गया कि वो हमेशा युद्ध में जीतने वाला, एक साहसी, जिस प्रकार से वैसा दिखाया गया है कि वो आगरा को एक नया रूप देना चाहता था। उसको उसने बहुत ही ज्यादा तरह तरह से उसमें अपनी राजधानी को, जैसे एक इंसान अच्छा बनाता है, वैसे उसने दिल्ली से ज्यादा आगरा में काम किया और आगरा को राजधानी बनाया है। और साथ ही साथ बहुत बहुत से ऐसे काम कराए जो जिससे लगता है कि हाँ, अकबर बहुत ज्यादा, सॉरी, बाबर कला प्रेमी, साहित्य, इन सबका बहुत ही अच्छे रहन सहन का शौकीन था। आपने देखा होगा कुछ लोग जब अच्छे रहन सहन के शौकीन होते हैं तो वो वैसे ही काम भी करते हैं। अगर आपको एक अच्छी लाइफ स्टाइल जीनी है, लाइफ स्टाइल में रहना है, तो ऐसा नहीं कि आप आलसी बनकर आपको उस समय एक्टिव रहना पड़ेगा। अगर आप एक्टिव नहीं है तो अपनी लाइफ स्टाइल भी आप भूल जाइए कि मुझे अच्छी लाइफ स्टाइल जीनी है। उसके लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। वो आपको खुद से वैसे ही आपको कि मेरे पास अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी, एक अच्छी नौकरी, एक अच्छी पोजीशन, अपना शरीर, तो आपको आपको जिम जाना पड़ेगा। जैसे देखा नहीं, कुछ लोग इतने मोटे मोटे हो जाते हैं, बैठे रहते हैं। तो अगर आपको दिखना है अच्छा, अच्छी लाइफ स्टाइल जीनी है, तो उसके लिए आपको हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। तो बाबर, अगर उसने अच्छी लाइफ स्टाइल, मतलब जो चाहता था कि मेरा रहन सहन सब कुछ अच्छा रहे, तो उसके लिए वो मेहनत भी करता था। उसने युद्ध भी किए, सारे युद्ध जीते भी पूरी मेहनत के साथ उसने। तो उसका पौत्र जो है, यानी कि बेटे का पुत्र, उसे क्या कहते हैं? पौत्र। अकबर उससे भी अधिक आकर्षक था, ठीक है। जो मैंने बताया था कि वंशानुक्रम गुण का भी फर्क रहता है, और साथ ही साथ हमारे जो इन्वायरमेंट है उसका तो फर्क आता ही आता है 100%। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि अकबर जो था वो बाबर से भी कई गुना ज्यादा आकर्षक, गुणवान, बहादुर, दुस्साहसी, योग्य सेनानायक और इसके अलावा विनम्र तथा दयालु भी था। जो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ बहुत सारे ऐसे जो कीवर्ड दिखाई दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर आकर्षण की बात की जा रही है, यहाँ गुणवान की बात की जा रही है। तो ये जो चीजें हैं, ठीक है, ये कहीं ना कहीं एक व्यक्ति के अंदर, यहाँ पर विनम्र, ठीक है, दयालु, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे करेक्टर के लिए, चरित्र के लिए, ठीक है, आशावादी। ये सारे पॉइंट अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो इसका मतलब क्या है कि अकबर बहुत ज्यादा एक राजा में जो गुण होने चाहिए, गुणवान होना चाहिए। अगर आप गुणवान नहीं, तो आपके अंदर वो राजसी, आप शासन ही नहीं कर सकते।
विनम्र होना चाहिए, दयालु होना चाहिए, आदर्शवादी होना चाहिए, ठीक है, मॉरल वैल्यू होने चाहिए इंसान के अंदर। स्वप्नदर्शी, स्वप्नदर्शी ये नहीं बिस्तर पड़े पड़े सपने देखना, दिन में सपने देखना जिनको आप पूरा साकार कर सको कि मुझे ये बनना है, मुझे ऐसा साम्राज्य स्थापित करना है, मेरा राज्य ऐसा होना चाहिए, वहां के लोग ऐसे होने चाहिए। तो ये है स्वप्नदर्शी। स्वप्नदर्शी है दिन में देखने वाले सपने, रात में वो वाले सपने नहीं, बिस्तर में बड़े बड़े सपने देख रहे हैं। साथ ही वह लोगों का ऐसा नेता था जो अपने अनुयायियों को तीव्र स्वामी भक्ति उत्पन्न कर सके। इस लाइन का मतलब समझिए आप, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि अनुयायी, अनुयायी का मतलब क्या होता है कि तीव्र स्वामी भक्ति उत्पन्न कर सके। इसका मतलब ये है कि अपने जो फैन फॉलोअर्स होते हैं, आप कब क्रिएट कर सकते हो, आपके फॉलोअर्स कब बनेंगे, जब आपके अंदर व्यक्तित्व होगा, आपके अंदर गुण होगा। जब आप ही अच्छे नहीं होंगे तो आपको कौन फॉलो करेगा। तो अकबर चाहता था कि मैं एक ऐसा नेता बनूं, एक ऐसा शासक बनूं कि लोग मुझे क्या करें, रिस्पेक्ट करें। स्वामी भक्ति, हम अपने बॉस की रिस्पेक्ट कब करते हैं, जब हमारा बॉस एकदम परफेक्ट हो, कि वो अच्छे से ऑफिस के एम्प्लॉय का ध्यान रखता है, सबकी सैलरी टाइम पे देते हैं, सब स्कूल में मतलब स्कूल ऑफिस जहां पर भी आप देखते हो, जो भी बॉस मीन्स मतलब जो भी आपके प्रिंसिपल हैं या जो भी कोई भी बड़ा व्यक्ति, पेरेंट्स ही घर में लो, जब वो परफेक्ट तरीके से सारे उनमें गुण होते हैं, सब काम करते हैं अच्छे, तो आप उनको फॉलो करने की कोशिश करते हो कि वो व्यक्ति टाइम पे उठते हैं, टाइम पे काम करते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, तो हम भी। तो अकबर ऐसा हमेशा से अपने व्यक्तित्व को डेवलप करना चाहता था, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहता था कि लोग मुझे अपना स्वामी माने। बहुत सारे जो हिंदू राजपूत थे वो अकबर को स्वीकार कर लिया अपने आप से बिना युद्ध किए। क्यों? क्योंकि वो किसी के मामले में हस्तक्षेप नहीं, कि आपने जीत लिया उसके बाद उसी राजपूत शासक को बोला कि अपना आप राज्य करिए, इसमें मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं कर, कोई इंटरनल किसी तरीके का कोई तंग नहीं किया उनको, कोई आंतरिक तरीके से किसी तरीके से परेशान नहीं किया, बस अपना टाइम पे टैक्स दे दिया बस। तो ऐसा राजा किसको पसंद नहीं होगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, अब अकबर के अंदर इतनी सारी जो जो करेक्टर में उनके इतनी सारी चीजें डेवलप हुई, वो कैसे हुई उसकी भी देखेंगे। तो ये हमें भी अपनी लाइफ में देखना है कि आखिरकार बाबर का जो बेटा था हुमायूं, उसके साथ ना नहीं था, लेकिन अकबर जो था वो कैसे शहंशाह बन गया, कैसे सब उसको पसंद करने लगे, कैसे अपना स्वामी मानने को तैयार हो गए, उसकी वजह हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए, ठीक है, लोगों के दिल और दिमाग पर विजय हासिल करना चाहता था। आप बताइए, अगर आपको किसी के लोग दिल और दिमाग पे मतलब एक विजय हासिल करना है, एक राजा बनना चाहते हो आपके अंदर वो, तो आपको वो सारे गुण अपनाने होंगे। पहले के राजा महाराजाओं की जो भगवान राम भी पहले वनवास में गए ना, वो जंगल में जाके कठिन तपस्या करके वो धनुर्विद्या सब सारे गुण सीखे, गुरु को फॉलो किया। तो जब तक आप अपने अंदर गुण नहीं डालोगे, अपने आप को मेहनत नहीं करोगे, तब तक आप एक अच्छे नेता नहीं बन सकते, एक अच्छे शासक नहीं बन सकते अपने आप। तो यहाँ पर अकबर का यही था कि मुझे एक अच्छा शासक बनना है, तो मुझे पहले अपने व्यक्तित्व को ठीक करना पड़ेगा, अपने करैक्टर को ठीक करना पड़ेगा, मेरे अंदर गुण हो, ठीक है, एक नेतृत्व की भावना होनी चाहिए। एक लीडर कैसा है, जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सके, उसकी सेना जो सेनापति होता है उस तरीके से, ठीक है, साथ ही साथ विनम्र होना चाहिए, दयालु होना चाहिए। अकबर ने स्वयं अपने एक जो आरती माता की करते हैं उसमें भी, कि अकबर ने सोने का छत्र चढ़ाया, माता के मंदिर में भी जाता था, भगवान कृष्ण की पूजा करना, अपने भी सभी धर्मों को समान महत्व देना। उन्होंने क्या किया था कि सब धर्मों के लोगों को बुलाया, और उसके बाद सुलह कुल की नीति, जिसमें आप पढ़ते हो हिस्ट्री में, ये सारा कुछ अकबर का, तो इतिहास में अगर आप मुगल में पढ़ते हो तो केवल अकबर को पढ़ लो बस। हिस्ट्री का कम, आपके जो मुगल पीरियड है उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं जीके में भी, वो मुगल पीरियड से आपके अकबर के बारे में आते हैं। अकबर का 90% वाक्यों का आप ले लो, 10% या 20% इतना आप मान लीजिए। तो अकबर ने जितनी भी नीतियां चलाई, उसके पीछे का कारण क्या था, कि अकबर ने बहुत मतलब पढ़े लिखा तो नहीं था अकबर, लोगों की संगत ऐसी की अपने आसपास, जैसे अबू फजल, ठीक है, उसके साथ साथ उसके तानसेन, और ये सब इतने अच्छे मतलब पूरे नवरत्न उसके पास थे। उन लोगों का यानी कि हमारी संगत का असर बहुत ज्यादा पड़ता है। उसके साथ टोडरमल, ठीक है, ये सारे लोग जो थे, ठीक है, अब्दुल रहीम खाने खाना, तो ये लोगों ने क्या किया कि जब अकबर के साथ रहे, ये लोग जिनका व्यक्तित्व तो अच्छा था, अकबर ने उन सबको देखा, उनकी बात को फॉलो किया, उनके साथ में रह के अकबर के अंदर भी वैसी चीजें आ गई। सभी धर्मों के लोगों को बुलाया, जब देखा कि गीता पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, बाइबल पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, सब में मतलब तो एक ही है कि मानव धर्म इंसान को अच्छे कर्म करना चाहिए। तो वही अकबर ने शुरू कर दिया कि नहीं, सभी धर्म बराबर है, जजिया कर वगैरह जो था वो सब, कोई धार्मिक टैक्स वैक्स नहीं लगेगा, जो वर्तमान में नहीं लगता उसमें अकबर ने भी नहीं लगाया था। इसलिए सब उसको पसंद करने लगे थे। यानी कि आपको अगर लोगों के दिलो दिमाग पे, अगर मान लीजिए आज का कोई भी नेता है, अगर वो आपके एरिया में जहां पर भी सीएम पीएम जो भी है या विधायक है, वो उस क्षेत्र के लिए कोई काम नहीं करे, कौन पसंद करेगा। यानी कि जनता के लिए काम करना है आपको। तो यहाँ पर अकबर ने अपने राज्य में रहने वाले लोगों के हित में काम किया, उनको तंग नहीं किया। इसीलिए अच्छा एक शहंशाह के रूप में अकबर को सब याद करते हैं,
अकबर की सारी नीतियां अच्छी थी, तो इसलिए तो यहाँ पर वही अखंड भारत का पुराना सपना उसमें फिर से साकार लेने लगा। ऐसा भारत जो केवल राजनीतिक दृष्टि से एक राज्य ना होकर बल्कि उसके जनता परस्पर सहज संबंध हो सके। क्या मतलब है कि अकबर चाहते थे कि हमारे राज्य में सब शांतिपूर्वक चले, सब पूरा अखंड भारत, यानी कि एक ऐसा भाग जिसके टुकड़े टुकड़े ना हो, पूरा साम्राज्य एक रहे, सबके सपने पूरे हो सके, मतलब एक अच्छा राज्य स्थापित करना। देश दुनिया में क्या हो रहा है, आप एक जगह फोकस रखेंगे तभी काम कर पाएंगे। अकबर ने वही काम किया, केवल भारत पे फोकस रखा, जबकि अकबर का साम्राज्य विशाल हो चुका था। चाहता तो कहीं पर भी जाके अटैक करता, तो सब राजा राजपूत शासक सब इकट्ठे होकर युद्ध करते और जीत जाता, लेकिन नहीं। ये बात फैक्ट है कि आप एक जगह फोकस रखेंगे, अभी आप स्टूडेंट ने पढ़ाई कर रहे थे एक जगह पढ़ाई, आपका जो भी एग्जाम आ रहा है उस पर फोकस रखेंगे तो 100% आप सफलता आपको मिलेगी, लेकिन 10 जगह दिमाग रखेंगे तो कुछ भी नहीं अच्छा होगा। तो अकबर ने अपने केवल भारत पर, भारत की नीतियों पर, लोगों के हितों में काम करना, कैसे और ज्यादा अच्छा बना सकें, तो इसीलिए भारत ने भी तरक्की की और साथ साथ अकबर ने भी अपने कामों को अच्छे से किया। 1556 में अकबर ने जो था एक और युद्ध अपने 1526, 1556, 1761 3 युद्ध हुए थे पानीपत के। तो आरंभ में होने वाले लंबे शासन के 50 वर्ष के दौरान वह बराबर इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए कोशिश करता रहा। मतलब अपने पूरे शासन काल में अकबर एक ही लक्ष्य में लगा रहा कि किस प्रकार अखंड भारत का जो सपना है उसे साकार किया जाए। बहुत से स्वामी भक्त राजपूत सरदारों को अपनी ओर मिला लिया था, मतलब कुछ पे तो युद्ध करके और कुछ ने अपने आप ही अकबर को समर्पण कर दिया था। उसने एक राजपूत राजकुमारी से शादी की थी, उसका बेटा और वारिस जहांगीर इसी आधा मुगल और आधा हिंदू राजपूत था। कि जिस प्रकार से हमने पिछले इसमें पढ़ा था कि किस प्रकार से भाई एक दो ऐसा नहीं था, सब चलन नहीं था, अभी भी चलन नहीं है, पहले भी चलन नहीं था, कोई ऐसा कि सब नहीं करते थे, लेकिन हाँ उस समय अकबर के व्यवहार से हिंदू राजपूतों में शादी कर दी गई थी। ठीक है, जहांगीर का बेटा शाहजहां भी राजपूत माँ का बेटा था, इसीलिए यह तुर्क मंगोल वंश या तुर्क मंगोल होने की अपेक्षा कहीं अधिक भारतीय था। कि किस प्रकार से, जैसे मान लीजिए कोई अमेरिका गया और अमेरिका जाके वहीं बस जाता है, उसके बच्चे बच्चे वहीं होने के बाद वो भी बड़े हो जाते हैं, उनकी शादी हो जाती है, तो वो इंडिया से शादी ना करके वहीं किसी किसी उस जिस देश में रह रहे वहीं से शादी कर ले। तो ऐसा ही कुछ मुगलों के साथ हुआ। तो जाहिर सी बात है कि आप उस देश में ज्यादा रंग जाओगे जिस देश में, तो ऐसे ही मुगल जो थे वो उनका भारतीयकरण हो गया, वो भारत की रंगत में, भारत की जो मिट्टी थी उसमें रंगते गए और पूरी तरीके से वो भारतीय हो गए। इसके बाद आगे देखेंगे, राजपूत घराने का संबंध बनाने से उसका साम्राज्य बहुत मजबूत हो गया और इस तरीके से साम्राज्य जो था मजबूत होता चला। इस मुगल राजपूत सहयोग ने जो बाद के शासकों के शासन में भी इसी तरह चलता रहा, केवल सरकार, प्रशासन और सेना को ही नहीं, कला, संस्कृति और रहन सहन को भी प्रभावित किया। पर अकबर को राजपूताना के मेवाड़ के राणा प्रताप अभिमानी और अदम्य आत्मा के दमन करने की सफलता नहीं मिली। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि कुछ कुछ लोग, जैसे मान लो राणा प्रताप की बात कर रहे हैं, तो राणा प्रताप ने बोला कि मेरे लिए तो अकबर जो है वो विदेशी है, वो भारतीय नहीं है, मैं इनके लिए स्वामी भक्त नहीं बन सकता, ना ही मैं इनको आत्मसमर्पण कर सकता हूँ। बहुत सारे हिंदू राजपूतों ने आत्मसमर्पण कर दिया था अकबर की सेना को देखकर, अकबर का जो साम्राज्य था उसको देखकर कि भाई हम जीत नहीं पाएंगे तो हम आत्मसमर्पण। लेकिन राणा प्रताप जो कि एक स्वाभिमानी थे, अदम्य साहस था, उन्होंने कहा कि मैं आत्मसमर्पण नहीं करूंगा, और युद्ध हुआ उसमें हार जाते तो फिर जंगल में चले जाते। राणा प्रताप एक ऐसे व्यक्ति से जिसे विदेशी विजेता समझते थे, वो अकबर को विदेशी मानते थे। उनके अकॉर्डिंग क्या था कि अकबर मेरे लिए देश के नहीं, वो विदेशी है, मैं अपने आप को आत्मसमर्पण नहीं कर सकता, मेरा खुद का सेल्फ डिग्निटी है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। इसलिए उन्होंने नहीं जीत पाया अकबर को, तो जंगल में चले गए थे। औपचारिक संबंध जोड़ने की बजाय जंगलों में मारे मारे फिरना उन्होंने बेहतर समझा कि मैं खुद को नहीं हारा मान सकता हूँ, मैं स्वाभिमानी हूँ, स्वाभिमानी ही रहूंगा। अकबर ने अपने चारों ओर अत्यंत प्रभावशाली लोगों का समुदाय इकट्ठा किया था। ये ऐसे बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट भी बोलते हैं, लोग भी बोलते हैं, बड़े समझदार लोग भी, कि हमारी संगत बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर हमारी संगत अच्छी नहीं है तो जाहिर सी बात है कि हमारे ऊपर उन लोगों का असर आएगा जो हमारे आसपास लोग हैं। इसलिए अच्छे लोग, जो प्रतिभाशाली लोग हैं, जिनके पास नॉलेज है, जो अच्छा व्यवहार रखते हैं, जिनका बिहेवियर अच्छा है, वो हमारे आसपास होने चाहिए, हमारे दोस्त होने चाहिए, हमारे सगे संबंधी होने चाहिए, क्योंकि उनके संगत में भी हमारे ऊपर वैसे असर आएगा। तो आज हम जो देखते हैं कि अकबर के पास जो आदर्श थे, ठीक है, वो किस वजह से आए कि अकबर के पास 9 रत्न थे, जिसमें से फैजी, अबू फजल नाम के 2 मशहूर भाई थे, बीरबल, ठीक है, मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, ऐसे कई सारे नाम बताए जा रहे हैं। ऐसे 9 नवरत्न थे अकबर के दरबार में, जिन सबका अकबर के व्यक्तित्व पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। इनकी मिली जुली संस्कृति ने उनके बचपन से ही अकबर के परवरिश से लेकर राजा बनने तक के सफर में हमेशा साथ दिया है। और यही लोगों की संगत की वजह से अकबर का व्यक्तित्व पूरी तरीके से चेंज हो गया, जो कि हमने महमूद गजनवी के टाइम पढ़ा था कि पहले शासक ऐसे थे, वो मतलब इनका व्यक्तित्व जो था वो हमारे सगे संबंधी
हमारे जो दोस्त हैं वो अच्छे होने चाहिए। अगर कोई निगेटिव है, कोई अच्छे से व्यवहार नहीं रखता है, तो कोशिश करिए ऐसे इंसान से दूर रहें। अगर हमसे नॉलेज वाला होगा, ज्यादा समझदार होगा, अलग अलग मतलब क्षेत्र की नॉलेज होगी, तो आपके अंदर भी व्यक्तित्व वैसे ही डेवलप होगा। ये बहुत जरूरी है कि हमारी संगत जो है अच्छी होनी चाहिए, हमारे दोस्त जो है अच्छे होने, सोच समझ के दोस्ती करनी। अगर दोस्त गलत होंगे तो आप भले ही गलती ना करें, लेकिन आपका भी नाम उसमें जुड़ेगा। इसलिए गलत दोस्तों की संगत कभी भी नहीं करनी चाहिए, गलत दोस्ती नहीं बनानी चाहिए, संगत कहाँ से करेंगे फिर आप। स्वयं अकबर निश्चित रूप से हिंदुओं में उतना ही लोकप्रिय था जितना मुसलमानों में। क्यों? क्योंकि दोनों धर्मों को समान मानना। ठीक है, जैसे अब्दुल रहीम खान खाना, इन्होंने किसी भी धर्म के बारे में नहीं लिखा। कबीरदास ने किसी धर्म के बारे में नहीं लिखा। पिछली क्लास में कबीरदास के बारे में पढ़ा था। तो रहीमदास जी ने भी किसी भी नहीं, उन्होंने लिखा कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। जैसे 7th क्लास में आपने पढ़ा होगा बसंत की बुक में रहीमदास जी के बारे में, कि तरवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पियत न पान। तो किस वजह से? कि हमारे अच्छे कर्म होने चाहिए, हमें लोगों के हित में काम करना, अपने लिए नहीं जीना। तो जिस प्रकार कबीरदास ने लिखा, अब रहीमदास जी ऐसे कभी जब उनके साथ रहेंगे तो उनका प्रभाव तो पड़ेगा ना। हिंदुओं में उतने ही लोकप्रिय थे जितने कि मुसलमानों में। मुगल वंश भारत में इस तरह स्थापित हुआ और उन्होंने अपने, वह भारत का अपना वंश बन गया। उन्होंने पूरी तरीके से भारत को अपना लिया, और भारत ने भी फिर धीरे धीरे पूरी तरीके से इनको अपना लिया। आज हमारे लिए विदेशी नहीं है, अकबर के समय ही मुगल जो थे वो भारतीय हो चुके थे। ठीक है, पूरी तरीके से। अब यहाँ पर क्या यांत्रिक उन्नति और रचनात्मक शक्तियों में एशिया और यूरोप के बीच में अंतर, कि हमारे एशिया महाद्वीप में हमारा भारत पड़ता है, कि यहाँ पर और जो यूरोप के देश थे उनमें क्या अंतर था। अकबर के दरबार में पुर्तगाली जेसुइट बताते हैं कि उनकी दिलचस्पी बहुत सी बातों में थी, और वह उनके सबके बारे में जानना चाहते थे। उसे सैनिक और राजनीतिक मामलों का पूरा ज्ञान तो था ही, साथ ही बहुत सी यांत्रिक कलाओं का भी। फिर भी यह अजीब बात है कि इतनी जिज्ञासा एक बिंदु पर जाकर रुक गई। क्या बताया जा रहा, अभी पढ़ा था पहले स्लाइड में हमने, कि अकबर के पास अद्भुत शक्तियां थी। अद्भुत शक्तियां कैसे? क्योंकि इतना हिंदू जो सॉरी भारत जो था, उन्हें अखंड भारत यानी सबको जोड़ लिया था। अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे तो पूरा का पूरा मुगल साम्राज्य काफी ज्यादा विस्तार हो चुका था। तो भाई इतनी पावर आ चुकी थी, इतने संगत अच्छे लोगों, तो अलग अलग तरीके का ज्ञान होते हुए भी सारी चीजें, उसके बाद कितनी अजीब बात है कि देश दुनिया में क्या चल रहा है इसके बारे में अकबर जानने की कोशिश ही नहीं की। कहीं पर कोई, उस समय तो बहुत ज्यादा हमला होते थे, कोई किसी भी जाके हमला करके वहां का राज्य को जीत लेता है। तो ये एक पुर्तगाली जो इसने उन्होंने बताते हैं, इतिहासकारों ने बताया कि कितनी अजीब बात है कि अकबर को बहुत सारी चीजों में दिलचस्पी थी, लेकिन उन्होंने फिर भी अपना ध्यान एक जगह केंद्रित रखा। ये हमारे जीवन में भी होना चाहिए कि हमारी मेन प्रायोरिटी है, वहां पर हमारा फोकस ज्यादा होना चाहिए। बी सी प्रायोरिटी पे हम बाद में जाएं, जब हमारी ए प्रायोरिटी पूरी हो जाए, ए प्रायोरिटी के काम कंप्लीट हो जाए, तब हम बी प्रायोरिटी के काम को करें। तो यानी कि अकबर ने क्या किया, उनके लिए मेन उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य, ए प्रायोरिटी क्या थी? अखंड भारत, भारत के लोग, जिनको वो अपने आप को, कि मैं एक ऐसा शासक बनूं कि लोग मुझे स्वामी भक्त के रूप में या फिर मुझे फॉलो करें, है ना। तो फॉलो करने के लिए आपको अब पता चले कि हम यहाँ पर काम करें, ध्यान कहीं और है, तो ना तो हमारे पास ये बचेगा ना वो मिलेगा। इसलिए दो नाव में सवारी नहीं करनी है। तो अकबर ने बड़ी ही समझदारी के साथ एक ही जगह फोकस रखा। यदि अकबर ने इस तरफ ध्यान दिया होता तो पता लगाया होता कि संसार के दूसरे हिस्सों में क्या हो रहा है, उसे सामाजिक परिवर्तन की। अभी जो बताया कि अकबर ने दूसरे हिस्सों में नहीं देखा कि समाज में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। नहीं, हम एक जगह फोकस है, वहां पर पहले अच्छे से काम करें। एक जगह का काम खत्म, दूसरी जगह पे आप, तो ये बहुत अच्छी बात है, और ऐसा हमारी लाइफ में भी होनी चाहिए। हाँ, आप दूसरी जगह जब सोचो, जब आपका एक एक काम पूरी 100% कंप्लीट हो जाए, सही तरीके से सब कुछ चल रहा हो, तब दूसरी जगह। भारत खुद अपने आप में इतना विशाल साम्राज्य था, अकबर को वो संभालने में ही काफी, मतलब सारी इतने अपने मंत्रियों का साथ लेना पड़ता था, बीरबल का, सबका, इन सबका, क्योंकि अकेले, अब उसमें भी अगर हम दूसरी जगह ध्यान देंगे तो हमारा एक चीज भी 100% नहीं हो पाएगी। इसलिए हमें ज्यादातर हमारे लिस्ट होने चाहिए कि हमें कहाँ फोकस ज्यादा करना है, कहाँ फोकस कम करना है, या ना भी करें तो भी चलेगा। इसके बाद क्या है कि बुनियादी रख दी, लेकिन उसके सामने बड़ी समस्या यह थी कि इस्लाम के साथ राष्ट्रीय धर्म और लोगों के रीति रिवाज का मेल करा के राष्ट्रीय एकता कैसे कायम करें। इस तरह भारत की सामाजिक स्थिति में अकबर की भी कोई बुनियादी अंतर पैदा नहीं कर सका, और उसके बाद भारत ने फिर अपनी गतिहीन और अपरिवर्तनशील जीवन को अपना लिया। यहाँ पर जैसे आप ताजमहल वगैरह देख रहे हो कि मतलब मुगल काल में बहुत सारे परिवर्तन हुए, लेकिन अकबर का मैन था कि भाई भारत में मुगल पहले नहीं थे, ठीक है, मुस्लिम नहीं थे। बाबर ने जब स्थापना की, उसके बाद धीरे धीरे मुगल भारत में स्थापित होते गए। तो किस प्रकार से हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक भाव, राष्ट्रीय एकता का भाव निकल गया है, ना कि हिंदू मुस्लिम के बीच मन में एक दूसरे की, भाई ये हिंदू है, ये मुसलमान है। तो अकबर का पूरा का फोकस जो था वो राष्ट्रीय एकता पे था, कि कोई ऐसा राष्ट्रीय धर्म होना चाहिए, लोगों के रीति रिवाज मेल जोल होने चाहिए,
दूसरी जगह अगर हम ध्यान देते कि मेरे पास तो विशाल सेना आ गई, चलो भाई इधर से भी जीत लेते, तो कुछ भी हासिल नहीं होता। तो अकबर का पूरा फोकस इसी पे रहा, और इस तरीके से सामाजिक परिवर्तन जो था वो बहुत ज्यादा बदलाव, ऐसा नहीं था कि भाई हम शासक बने, इतना विशाल साम्राज्य, सब कुछ बदल दो हमारे अकॉर्डिंग हुआ, ऐसा अकबर ने नहीं किया। भारत की जो संस्कृति थी उसमें नए धर्म के साथ सामंजस्य बिठाना, तो जिससे भारत जो पहले से चीज चली आ रही वो भी नहीं बदली, और नई चीजों के साथ आपस में धीरे धीरे घुल मिल गए, ना कि सब कुछ बदल दिया हो कि साम्राज्य हमारा है तो सब बदल दो, सबको मुस्लिम है तो उनको हिंदू, जो हिंदू उनको मुस्लिम बना दो, यहाँ ये हटा दो, ऐसा नहीं किया। उन्हीं के बीच में आपस में तालमेल बिठाना, ऐसा हमने इस पुस्तक में पढ़ रहे हैं। बाकी हिस्ट्री में आपको अलग अलग कुछ चीजें मिलती हैं। अकबर ने जो इमारत खड़ी की थी वो इतनी मजबूत थी कि दुर्लभ उत्तराधिकारियों के बावजूद वह 100 साल तक कायम रही। सिंहासन के लिए शहजादों में लगातार युद्ध होते हुए रहे और केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ती गई। मतलब जैसे कहते हैं ना, कई बार आप देखें कि पिता की या फिर दादाजी की इतनी संपत्ति जुड़ी थी कि उसको बेटा आने वाले 2 पीढ़ी तक वो आराम से वही है ना उस पर शासन कर रहे हैं, इतना प्रॉपर्टी, इतना मकान, इतना सब कुछ जोड़ दिया कि उसी पे काम कर रहे हैं, उनको कुछ करना ही नहीं पड़ा। कुछ ऐसे ही मान लीजिए अकबर ने इतना विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया था कि जहांगीर और शाहजहां और औरंगजेब, जहांगीर और शाहजहां के काल तक तो वैसे ही चलता रहा, क्योंकि वो इतना बड़ा साम्राज्य था, इतना विशाल साम्राज्य था कि उसको बचा पाना ही, उस पर काम करना ही उनके लिए बहुत ज्यादा था। और उत्तराधिकारी की बात करें तो कई सारे बेटे थे, आपस में युद्ध होता था, तो जहांगीर बना, जहांगीर के बाद शाहजहां, और शाहजहां के बाद औरंगजेब, कि वो 3 पीढ़ी तक लगातार उस पर ही काम करते गए, लेकिन लगातार युद्ध होते गए। जैसे देखते हैं कि भाई औरंगजेब की बात करते हैं, 2 दारा सिकों अपने बड़े भाई को मार के वो किस प्रकार से गद्दी पर बैठ जाता है। ऐसा बताते हैं इतिहासकार, अगर दारा सिकों बनता तो आज इतिहास हमारा कुछ और होता। तो किस प्रकार से अंग्रेज आ गए, ये सारी चीजें हो गई, तो ये हम सारी चीजें बताएं कि 2-3 पीढ़ियों तक वैसे अकबर ने जो स्थापित कर, उसको बचा पाना ही उनके लिए मुश्किल था, इतना विशाल साम्राज्य स्थापित कर दिया था। पर दरबार का प्रताप बना रहा, और सारे एशिया में मुगल, यूरोप में आलीशान मुगल बादशाहों का यश फैल रहा था। वास्तुकला की दृष्टि से दिल्ली और आगरा में सुंदर इमारतें तैयार की जा रही थी, जैसा कि हम अभी देख रहे हैं कि किस प्रकार से अब ताजमहल, लाल किला और ये वो तरह तरह की इमारतें बनवाई जा रही थी, जो कि देश दुनिया में, पूरे यूरोप में, एशिया में बहुत नाम हो रहा था कि भाई भारत में किस प्रकार से साम्राज्य स्थापित चल रहा है और कैसे कैसे वहां चल रहा है। ये भारतीय मुगल दक्षिण भारत और उत्तर में मंदिरों और दूसरी इमारतों की सजावट और अलंकरण की शैली से एकदम भिन्न थे। जो भारत में मंदिर थे, जैसे आप देखते द्रविड़ शैली है ना, अलग अलग शैली, मथुरा शैली, लेकिन ये जो इमारतें बनाई जा रही थी जैसे ताजमहल, ये बिल्कुल डिफरेंट था उन मंदिरों की जो जो वास्तुकारी थी उससे बिल्कुल डिफरेंट था। प्रेरित वास्तुकारों निर्माताओं ने आगरा में ताजमहल को मोहब्बत भरे हाथों से खड़ा किया। जैसे कि हम देखते हैं कि 7 अजूबा हमारा ताजमहल शामिल है, तो ऐसी हमारी इमारतें जो है बताया जा रहा है कि सब उसी में तालमेल उठाया जाने की कोशिश की जा रही थी। उत्तर पश्चिम से आने वाले आक्रमणकारियों और इस्लामियों, इस्लाम का भारत पर बहुत प्रभाव पड़ा। इस टकराहट ने उन बुराइयों को खोल कर रख दिया जो हिंदू समाज में घर कर गई थी। जात पात की सड़ांध, अछूत प्रथा और अलग थलग रहने वाली बेढंग प्रवृत्ति इस्लाम के भाईचारे और अपना अपना मानने वालों के बीच में। अब यहाँ उत्तर पश्चिम से जो आक्रमणकारी आए थे, ये एकदम सीक्वेंस नहीं है कि बीच बीच में तुरंत अकबर के बाद शाहजहां पढ़े, शाहजहां वो जहांगीर, जहांगीर और शाहजहां, इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं। वो पुस्तक लिखी नेहरू जी ने, तो उसमें जैसे जैसे उनके दिमाग में वैसे लिखते गए। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि उत्तर पश्चिम से जो आक्रमणकारी आए थे, महमूद गजनवी वगैरह, उन्होंने इतना ज्यादा बुराइयां फैला दी थी कि हिंदू मुस्लिम के बीच में, हिंदुओं के दिमाग समाज में घर कर गई थी कि भाई ये लोग तो बहुत ऐसे होते हैं। और ऊपर से साथ साथ इतने लोग आते गए, इतने आक्रमणकारी आए, कुछ भारत में रह गए, तो जाति पाति बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। भक्ति काल हिंदी का चल रहा है, उसमें बहुत सारे कवि, तो यहाँ पर इतने ज्यादा छुआछूत, जात पात, ये बुराइयां भी डेवलप होती गई साथ साथ समाज में। तो बराबरी के सिद्धांत का विशेषकर उन लोगों पर गहरा असर पड़ा जिन्हें हिंदू समाज में बराबरी का दर्जा देने से इनकार कर दिया गया था। इस विचारात्मक टकरार से कई आंदोलन उठ खड़े हुए जिनका उद्देश्य धार्मिक समन्वय करना था, जैसे कि धार्मिक आंदोलन वगैरह। तो यहाँ पर क्या है कि साथ साथ चीजें चल रही थी। ये जैसे आर्य से हमने देखा कि कितने लोग भारत में आते गए, जातियां बनती गई, लोहार सुनार ये भी बन गई थी जगह जगह समाज में। तो क्या हो रहा था कि भेदभाव बढ़ गया था लोगों के बीच में। यह बात ध्यान देने लायक है कि वर्गों का प्रभाव इस हद तक था कि नियमंतर लोगों में इस्लाम धर्म में परिवर्तन सामूहिक रूप से कर लिया था। अब क्या हुआ, जैसे कि हमने 3rd चैप्टर 4th चैप्टर में पढ़ा था, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप उनको भी जाके पढ़ सकते हो, वीडियो प्लेलिस्ट में पढ़िए, आप देख सकते हो कि किस तरीके से हमारे समाज में लोग जो जाति धर्म में बढ़ गए थे। उसमें क्या हुआ कि कुछ लोग पूरे के पूरे जो लकड़ी का काम करने वाले थे बढ़ई हो गए, जो लोहे का काम करने वाले थे लोहार हो गए। अब वो समाज में उस तरीके से जो दर्जे बन गए थे, जो निम्न श्रेणी, ये श्रेणी, वो श्रेणी, जाति पात, तो छुआछूत और भेदभाव इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि वो लोग जो छोटे समुदाय के लोग थे, उन्होंने अपने आप को कन्वर्ट किस में कर लिया, मुस्लिम धर्म में। मुस्लिम धर्म जो कि भारत में स्थापित हो चुका था,
वहां एकेश्वरवाद था, ये सारी चीजें थी। तो जो लोगों का अपना अपने हिसाब से लोगों ने धर्म परिवर्तन भी कर लिया। पर निम्न श्रेणी के लोगों में मोहल्ले के मोहल्ले, जाति के जाति लोग, फिर लगभग पूरा सारा गांव, क्योंकि मोहल्ले में अगर एक लोग करेगा कोई परिवर्तन तो दिक्कत आएगी। और वो पहले भी समुदाय के समुदाय वही गांव बन गए थे, जो पिछली क्लास में हमने पढ़े थे, पिछले चैप्टर्स में पढ़े थे। इस बुक के आधार पर हमने कि किस प्रकार से हमारे समाज में कि पूरा का पूरा गांव बढ़ई बन गया, लोहार बन गया, कपड़े का काम करने वाले दर्जी बन गए। तो उन लोगों ने क्या किया कि पूरा का पूरा इकट्ठे के सब मिलकर करेंगे तो कोई किसी को तंग नहीं कर पाएगा, कि पूरा का पूरा इकट्ठा कन्वर्ट, उन्होंने जातियां धर्म चेंज कर लिया, हिंदू से मुस्लिम बन गए, या फिर मुस्लिम से हिंदू, मतलब जहां जैसे अलग अलग समाज में लोगों ने धर्म परिवर्तन अपने हिसाब से कर लिया। केवल पूजा के तरीके आदि में छोटे मोटे अंतर अवश्य आ गए थे। इस कारण आज हम देखते हैं कि कुछ विशेष पेशे और शिल्प के लोग ऐसे जिन पर मुसलमानों का एकाधिकार है। इस तरह कपड़ा बुनने का काम मुख्यतः ज्यादातर हिस्सों पर पूरी तरह मुसलमानों का है। ये बात क्या बताया जा रहा, नेहरू जी क्या बता रहे कि कई जगह ऐसा हुआ कि जो आप पढ़ रहे थे कि कपड़ा बनाने वाले, कोरी, बढ़ई, दर्जी, ये वो, तो इन लोगों ने क्या किया कि समाज में जो निम्न श्रेणी के, ऐसे बोल दिया गया कि भाई ये निम्न श्रेणी के लोग हैं, तो पूरा मोहल्ला गांव समाज ने क्या किया, धर्म परिवर्तन किया। उनकी सारी चीज, बस पूजा करने का तौर तरीका तो चेंज हो गया, बाकी चीज तो सेम ही रही है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि कई कई जगह आपको पूरा का पूरा एक समुदाय दिखता है जो एक जैसे काम कर रहे हैं, और उन्होंने वो धर्म चेंज कर लिया अपना। उसके पीछे का कारण क्या है, हमारे समाज की जो बुराइयां थी उसकी वजह से हुआ। भारत में रहने वाले अधिकतर मुसलमानों में हिंदू धर्म से धर्म परिवर्तन किया है, जो भारत में, अब ऐसा नहीं सारे सारे उठ के आ गए थे, नहीं, भारत में जो लोग थे वो कुछ लोग आए थे और बहुत सारे लोगों ने क्या कर लिया, धर्म परिवर्तन कर लिया। इस प्रकार से हिंदू और मुस्लिम एक जैसे लोग थे, वही लोग हैं, सब कुछ है। वैसे भी हम मनुष्य ने बनाए, कोई धर्म जाति से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ लंबे संपर्क में आने के कारण भारत के हिंदुओं और मुसलमानों ने बहुत सी समान विशेषताएं, आदतें हैं, रहन सहन है, ढंग और कलात्मक रुचियां विकसित थी। वे शांतिपूर्वक एक कौम के लोगों की तरह साथ साथ रहा करते थे, एक दूसरे के त्योहारों और जलसों में शरीक होते थे, एक ही भाषा बोलते थे तथा बहुत कुछ एक ही तरह से करते थे, और एकदम एक जैसी अधिक आर्थिक समस्या में। गांव में रहने वाले आप देखो, चाहे ईद हो, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, सब मिलके मनाते हैं, एक जैसी भाषा बोलते हैं, खेती करते हैं, वैसी रहन सहन है, सब कुछ तौर तरीके, एक दूसरे के अच्छे काम में जाते हैं, बुरे काम में, जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो जाते हैं। तो ऐसे क्या मतलब है कि सब एक जैसे मिली जुली संस्कृति होगी। यहाँ पर ये पुस्तक जो लिख रहे हैं नेहरू जी, बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम हम भारतीय है, हम विदेशी नहीं है, हम भारतीय हैं, और ये भारत हमारा है। अंग्रेजों ने जो हमें गुलाम बना रखा है, ये हमारे लिए विदेशी है। और जब तक हम दोनों जातियां, हम दोनों धर्म मिलकर इनका मुकाबला नहीं करेंगे, एक नहीं होंगे, क्योंकि हम तो एक ही हैं, हम यहाँ पर दो नहीं, क्योंकि ये हम भारतीय हैं, हमारे लिए वो विदेशी हैं। तो इनका मुकाबला नहीं करेंगे तो ये फिर हम जिस तरीके से अंग्रेजों ने अत्याचार कर रखा था, इसलिए फोकस किया जा रहा है। जब उस समय नेहरू जी ने जब पुस्तक लिखी थी तो हम गुलाम थे अंग्रेजों के, उस समय की पुस्तक है। इसको कुछ ध्यान में रखते हुए कि भाई किस तरीके से अपने देश को आजाद कराया जाए, लोगों को ये जागरूक किया जा रहा है कि हम एक ही परिवार के हैं। भले ही एक परिवार के लोगों में लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन वो है तो एक ही घर, एक ही परिवार। उस तरीके से वो दिखाना चाह रहे थे कि भाई अंग्रेज हमारे लिए विदेशी हैं, हम तो एक ही देश के हैं। ये तमाम आपसदारी और एक रहन सहन उस वर्ण व्यवस्था के बावजूद ऐसे मेल मिलाप में बाधक थी। ठीक है, कि हम भले एक, जैसे कहते ना चार बर्तन होते तो खटकते, वही वाली बात होगी कि भारत में भले ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, हिंदू, मुस्लिम, सिख से कोई भी हो, वो तो हम अपने ही हैं। जो अंग्रेज है ये हमारे लिए बाहर के हैं। एक आध उदाहरणों को छोड़कर आपस में शादी ब्याह नहीं होते थे। शादी ब्याह को छोड़कर बाकी नॉर्मल जो छोटे मोटे रीति रिवाज होते हैं वो सब मिलजुल कर मनाते। और जब ऐसा होता तो दोनों पक्ष मिलकर एक नहीं होते थे। केवल शादी, कि अगर शादी अगर मान लो कहीं कर भी दी किसी ने, हो भी गई, तो उसमें दोनों पक्ष एक नहीं होते थे। ठीक है, मतलब शादियां नहीं होती थी, बाकी सारे काम एक जैसे होते थे, आपसी खान पान, ठीक है, बाकी सब चीजें थी। कुछ लोग खा लेते, कुछ लोग नहीं खाते, कुछ वैसे आते, तो ये अपने आपस के। लेकिन ज्यादातर क्या बताया जा रहा है कि हमारी मिली जुली संस्कृति होगी थी, हम एक तरीके से रहते थे। पर इस मामले में बहुत कड़ाई नहीं बरती जाती थी। औरतें पर्दे में अलग थलग रहने से सामाजिक जीवन में विकास में रुकावट आ गई। अब एक पर्दा प्रथा, जाति, ये देख रहे हो, ऐसे धीरे धीरे करके कुछ बुराइयां भी हमारे समाज में डेवलप होने लगी थी, जो कि हमारे समाज को निम्न वर्ग की तरफ लेके जा रही थी, विकास की तरफ नहीं, पतन की ओर लेके जा रही थी। गांव की आम जनता में अर्थात आबादी के बड़े हिस्से में जीवन मिला जुला था और उसमें सामूहिकता कहीं अधिक थी। क्योंकि गांव में कहते हैं ना, एक के घर में भी अगर कुछ दिक्कत आती पूरा गांव एक हो जाता, खुशी होती तो पूरा गांव मिलके। शहरों में एक घर में हो रहा, बगल वाले में कुछ और हो रहा है, तो सब इतना मतलब नहीं रखते। तो गांव में क्या सामूहिकता अधिक थी, और गांव के सीमित घेरे में भीतर हिंदू और मुसलमानों के बीच गहरे संबंध थे, मतलब बहुत ज्यादा आपसी संबंध थे। वर्ण व्यवस्था में कोई बाधा नहीं होती थी और हिंदू मुसलमानों को भी एक जात मान लिया जाता था। जैसे गांव होता है ना कि भाई ये हिंदू, वो जात मान लेते हैं ना कि अलग धर्म के हैं, विदेशी, ऐसा नहीं माना जाता था। वे एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होते, कुछ अर्ध धार्मिक से त्योहारों में दोनों मिलके मनाते। उनके लोक गीत भी एक जैसे थे,
इनमें ज्यादातर लोग किसान और दस्तकार शिल्पकार हुआ करते थे। मुगल शासन काल के दौरान बहुत से हिंदुओं के दरबार की भाषा फारसी में पुस्तकें लिखी गई थी। इनमें से कुछ पुस्तकें कालजयी रचनाएं मानी जाती है। इसी समय मुसलमान विद्वानों में फारसी में संस्कृत की पुस्तकों का अनुवाद भी किया गया। हिंदी के सबसे प्रसिद्ध कवियों में दो नाम आते हैं, ठीक है। दो कवियों का नाम मलिक मोहम्मद जैसी जिन्होंने पद्मावत लिखी है, और अब्दुल रहीम खाने खाना जिन्होंने अकबर दरबार में अमीरों में थे। उनके जो बैरम खां के जो पुत्र थे, बैरम खां अकबर जो अकबर के संरक्षक थे, उन्हीं के पुत्र थे रहीम दास जी। खाने खाना अरबी, फारसी और संस्कृत तीनों भाषाओं के विद्वान थे, और उनकी हिंदी कविता का स्तर बहुत ऊंचा था। कुछ समय तक वे शाही सेना के सिपल सालार रहे, और फिर उन्होंने मेवाड़ के राणा प्रताप की प्रशंसा में जो लिखा वो दरबार में बराबर अकबर के युद्ध करते हुए रहे, और उनके सामने कभी हत्या नहीं। अब आप देखिए कि अकबर के दरबार में रह रहे थे, उस समय ऐसे समाज हमारा हो गया था कि फिर भी राणा प्रताप की प्रशंसा कर रहे थे रहीमदास जी। तो रहीमदास जी एक उच्च कोटि के कवि थे। मलिक मोहम्मद जैसी पद्मावत, पद्मावत मूवी भी आई है अभी नई, तो पद्मावत के बारे में, पद्मावत एक महाग्रंथ है जिसके बारे में लिखा है। तो ये हमारा जो चैप्टर है वो, इसमें पूरा तो चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, अभी इसका अभी और पार्ट रह रहा है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके कठिन शब्दार्थ आपके लिए, इसमें जितने भी कठिन शब्दार्थ हैं ये बहुत जरूरी है। आप इनको एक बार अपनी कॉपी में नोट करके याद कर लो, फिर आप जब रीडिंग करेंगे दोबारा अपनी बुक को तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। एक बार वीडियो को देख लें, कठिन शब्दार्थ याद कर लें, लिख लें, और इसके आने वाले जो चैप्टर रहेंगे उनके वीडियो बहुत जल्दी आपके लिए मैं तैयार कर दूंगी। इसके लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो जो है वो मिलती रहे। बेल आइकन भी दबा दें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, जिससे उनका भी समझ में आ सके। क्योंकि कई बार होता है कि चैप्टर थोड़ा सा बच्चे भागते हैं कि इतिहास, ये पूरी भारत की खोज, बसंत तो समझ में आती है लेकिन भारत की खोज समझ में नहीं आती है, तो उनके लिए भी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू।